बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने बीएसएन थर्ड सेमेस्टर की पैथोफिजियोलॉजी स्टार्ट ली है। पैथोफिजियोलॉजी में हमने कुछ इसके फर्स्ट चैप्टर का हाफ हमने पढ़ लिया था और आज का जो हमारा लेक्चर है वो इस फर्स्ट चैप्टर के इंट्रोडक्शन टू पैथोफिजियोलॉजी के जो नेक्स्ट हाफ है वो होगी। इंशाल्लाह हम इसे कवर करेंगे। तो आए स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे मॉर्फोलॉजी। हमने पैथोजेनेसिस तक पढ़ ली थी। अब हमारे साथ है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होती है? आप लोगों को पता है कि मार्फो मीन्स शेप और लॉजी मीन्स स्टडी। हम मॉर्फोलॉजी में क्या करते हैं? शेप को, स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। मॉर्फोलॉजी रिफर टू द फंडामेंटल स्ट्रक्चर और फॉर्म ऑफ सेल और टिश्यू। मॉर्फोलॉजी क्या है? एक जो सेल होता है, टिश्यू होता है, उसका जो बुनियादी स्ट्रक्चर उसकी होती है, बुनियादी उसकी साख्त होती है, उसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आर कंसर्न विद both the gross anatomic and microscopic changes that are characteristics of a disease। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या होती है? मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस का ताल्लुक दोनों तरीक़ों से होता है। ग्रॉस एनाटॉमिक भी होती है और माइक्रोस्कोपिक चेंजेस, दोनों से इसका ताल्लुक होता है। ग्रॉस एनाटॉमिक मतलब वो चीज़ें, वो चेंजेस जिनको हम अपने नेक्ड आई से देख सके। जिन चेंजेस को हम अपने नेक्ड आई से देख सके उसको हम कहेंगे कि ये ग्रॉस एनाटॉमिक चेंजेस है। और जिन चेंजेस को हम अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सके और माइक्रोस्कोप के ज़रिए उनको देख सके तो हम कहेंगे कि ये माइक्रोस्कोपिक चेंजेस हैं। जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होती है ये डिज़ीज़ की डायग्नोसिस में मदद देती है। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, ये जो शेप में डिज़ीज़ की वजह से चेंजेस आ जाती है, उनको देख के फिर डिज़ीज़ को डायग्नोस करना आसान हो जाता है। इसके बाद थे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस का मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि ये जो साइन और सिम्टम्स होती है उनको हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस कहते हैं। मैनिफेस्ट का क्या मतलब होता है? मैनिफेस्टेशन का ज़ाहिर होना। जो डिज़ीज़ के जो अलामात ज़ाहिर होते हैं उनको हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कहते हैं। Clinical manifestation are the observable symptoms by which a disease may be diagnosed। Clinical manifestation क्या होती है? ये ऑब्ज़र्व की जाती है, इनको ऑब्ज़र्व की जाती है। ऐसे अलामात होते हैं कि जिनको ऑब्ज़र्व की जाती है और उनके ज़रिए फिर क्या होती है? एक डिज़ीज़ की डायग्नोज होती है। उनको हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कहते हैं। इट इज़ हाउ ए डिसऑर्डर मैनिफेस्ट इटसेल्फ टू एन ऑब्जर्वर। हम इस तरह कह सकते हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है जो ख़ुद को ऑब्जर्वर के लिए क्या करती है? ऑब्जर्वर के सामने ख़ुद को क्या करती है? ख़ुद को ज़ाहिर करती है। मतलब एक डिसऑर्डर जो है वो जब जो ऑब्ज़र्व कर रहा होता है, जो फिजिशियन उसको ऑब्ज़र्व कर रहा होता है, उसके सामने जब अपने हालत को वो ज़ाहिर करता है तो फिर उसको हम कहते हैं कि ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। वो जो डिसऑर्डर, वो जो डिज़ीज़ थी वो अब ज़ाहिर हो रही है, ऑब्ज़र्वर के सामने वो ज़ाहिर हो रही है, तो ये क्या है? उसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। Sign and symptoms are terms used to describe the structural and functional changes that accompany a disease। साइन और सिम्टम्स क्या होती है? ये एक ऐसे टर्म्स है जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस जो आ जाती है डिज़ीज़ के साथ साथ जितने भी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, स्ट्रक्चर में या फंक्शन में जो चेंजेस आ जाती है उनके लिए हम लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करते हैं? साइन एंड सिम्टम्स इस्तेमाल करते हैं। सिम्टम्स वो होती है जो कि बंदा, ये एक सब्जेक्टिव फीलिंग होता है, सब्जेक्टिव चीज़ होती है जो कि बंदा जो है वो ख़ुद फील करता है। पेशेंट जो कुछ बताता है कि मुझे पेन हो रहा है या नौज़िया हो रही है, तो ये क्या है? ये चीज़ें, इनको हम सिम्टम्स कहते हैं। और साइन जो होते हैं इनको डॉक्टर डिटेक्ट करता है। जो ऑब्जर्वर होता है वो इनको डिटेक्ट करता है, वो इनको देखता है कि ये वाकई है या नहीं। जैसा कि अगर ब्लड प्रेशर चेक कर रहा है तो ब्लड प्रेशर अगर रेस है, अगर टेम्परेचर रेस है, तो ये क्या है? ये साइन है, क्योंकि इनको जो डॉक्टर है वो देख रहा है।
A symptom is a subjective complaint that is noted by the person with a disorder. Symptom क्या है? एक subjective complaint है उस बंदे की जिसको disorder है वो ही महसूस कर सकता है ये जो symptoms होती है इनको. Whereas a sign is manifestation, लेकिन साइन क्या है? साइन एक जाहिर होने वाली चीज़ है. डेट इज़ नोटेड बाय एन ऑब्जर्वर. इसे क्या करता है? जो ऑब्जर्वर, जो बंदा होता है, जो फिजिशियन होता है, वो इसको नोट करता है. पेन, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग एंड डिजीनेस आर सिम्टम ऑफ ए डिजीज़. पेन हो गया, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में मुश्किल हो रही है, डिजीनेस, चक्कर आ रहे हैं, ये क्या है? सिम्टम है एक डिज़ीज़ के. ये पेन हो गया कि दर्द हो रहा है या सांस लेने में तकलीफ़ है या चक्कर आ रहे हैं, तो ये बंदा सब्जेक्टिवली ख़ुद बंदा फ़ील कर सकता है. पेन जो है वो उसको देखा नहीं जा सकता, ये क्या करता है? बंदा ख़ुद फील करता है. तो ये हमारे साथ डिज़ीज़ के सिम्टम्स हो गए. और एन एलिवेटेड टेम्परेचर, ए swallow इन एक्सट्रीमिटी, अगर टेम्परेचर रेस हो गई है तो थर्मोमीटर में हम उसको देखते हैं तो वो क्या है? वो साइन है. अब इसे जो एब्जॉर्व होगा, जो डॉक्टर होगा वो देखेगा. ए swallow इन एक्सट्रीमिटी, अगर उसकी कोई टांग, कोई बाजू में swallow हो गई है तो फिर क्या होगा? उसे भी डॉक्टर देखेगा. तो ये भी क्या है? साइन है. एंड चेंज इन पपिल साइज़, और ये जो पपिल की साइज़ चेंज होती है, कंस्ट्रक्ट होती है, यानी छोटी रह जाती है जो प्यूपिल है आई का इसकी, या डायलेट हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो ये भी देखी जाती है. जो डॉक्टर होता है वो इसे देखता है, देख के महसूस करता है. तो ये क्या होती है? ये ऑब्जेक्टिव साइंस होते हैं. ये ऑब्जेक्टिव होते हैं. इसको जो ऑब्जर्व होता है वो इसको देखता है, ऑब्जर्व करता है, और इनको हम क्या कहते हैं? साइन कहते हैं. देट कैन बी ऑब्जर्व बाय समवन अदर देन द पर्सन विद द डिज़ीज़. इनको जो इस पर ये पर्सन नहीं, इसके अलावा जितने भी लोग हैं, इसको अगर ऑब्जर्व करें तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं? साइन बोलते हैं. चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इसके फैमिली वाले हो, चाहे हम हो, इसको एक बंदे को देखे और ऑब्जर्व करे कि उसकी पपिल डायलेट है, या उसकी बीपी को चेक करे तो वो रेस है, या उसकी टेम्परेचर को चेक करे तो वो कम है या ज़्यादा है, तो ये क्या होते हैं? साइन होते हैं. सिम्टम्स बंदा, डिसऑर्डर वाला बंदा खुद महसूस करता है, खुद बताता है. और जो साइन होते हैं ये वो बंदा नहीं बल्कि उसके अलावा दूसरे लोग बताते हैं. उनको हम क्या कहते हैं? साइन कहते हैं. अब है डायग्नोसिस. डायग्नोसिस क्या है? ए डायग्नोसिस इज़ द डिजिग्नेशन एज टू द नेचर और काज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम. फॉर एग्ज़ाम्पल बैक्टीरियल निमोनिया और हेमोरेजिक स्ट्रोक. डायग्नोसिस क्या है? डायग्नोसिस जो है वो एक डिजिग्नेशन एज टू द नेचर और काज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम. ये क्या है? ये एक डिजिग्नेशन है, मतलब एक ओहदा सा है, एक ऐसी चीज़ है, एक नेचर या काज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम है. मतलब कि डायग्नोस जब हम तशख़ीस करते हैं किसी डिज़ीज़ की तो उसमें हम उसके काज को भी देखते हैं और नेचर को भी देखते हैं कि कहाँ से आया, किस तरह की डिज़ीज़ है, स्टेजेस कैसे है और क्यों हुआ, किस वजह से हुआ. जब वो सब चीज़ें मालूम हो जाती है तो हम कहते हैं कि हाँ ये जो है डिज़ीज़ जो है वो डायग्नोज हो गई. जैसा कि निमोनिया है, निमोनिया बैक्टीरिया की वजह से है, ये एक तशख़ीस हो गई तो हम कहेंगे कि बैक्टीरियल निमोनिया. तो ये क्या है? एक डायग्नोज डिज़ीज़ है कि बंदे की जो डिज़ीज़ है उसकी डायग्नोसिस हो गई कि उसे बैक्टीरियल निमोनिया है. या हेमोरेजिक स्ट्रोक है कि उसको क्या हुआ है? हेमोरेजिक स्ट्रोक हुआ है. हेमोरेजिक स्ट्रोक हम किसे कहते हैं? स्ट्रोक हम किसे कहते हैं? जब ब्रेन को ब्लड की सप्लाई जो होती है वो स्टॉप हो जाती है तो इस कंडीशन को हम स्ट्रोक कहते हैं. वो या तो किसी ब्लॉकेज की वजह से स्टॉप होती है, या फिर वहाँ पे वेन जो होते हैं वो ब्रस्ट हो जाते हैं, उसकी वजह से स्टॉप होती है. तो दोनों तरीक़ों से स्टॉप हो सकती है, ब्लॉकेज की वजह से भी और ब्रस्टिंग की वजह से भी. तो हीमोरेजिक शॉक किसे कहते हैं? हीमोरेजिक स्ट्रोक किसे कहते हैं? हीमोरेजिक स्ट्रोक वो होता है कि जिसमें जो ब्लड वेज़ल है वो ब्रस्ट हो जाती है, जो ब्रेन के ब्लड वेज़ल है वो ब्रस्ट हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं, और ब्लीडिंग जो ब्रेन है उसमें ब्लीडिंग हो जाती है.
और जब ब्रेन में जब ब्लीडिंग हो जाती है तो ब्रेन के जो सराउंडिंग सेल्स होते हैं, ब्रेन के अंदर जो सेल्स होते हैं उनमें प्रेशर ज़्यादा होता है और फिर उनको क्या होती है, डैमेज कर देती है। ब्लीडिंग की वजह से जो ब्रेन के सराउंडिंग सेल होते हैं ना, उनमें क्या होता है, उनमें जो प्रेशर होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है ब्लीडिंग की वजह से, और इस प्रेशर को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो डैमेज हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को, इस स्ट्रोक को हम कहते हैं कि हीमोरेजिक स्ट्रोक है। हीमोरेज किसे कहते हैं, जो इंटरनल ब्लीडिंग होती है उसको हीमोरेज कहते हैं। इसमें वेन ब्रस्ट हो जाती है और इंटरनल ब्लीडिंग होती है और उसकी वजह से वहाँ के ब्रेन के सेल डेथ हो जाते हैं और स्ट्रोक हो जाता है। इसको हम हीमोरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। तो जब ये हीमोरेजिक स्ट्रोक भी जब डायग्नोज हो जाती है, इसका पता चलता है कि ब्रेन में वो वेन ब्रस्ट हुई है और जिसकी वजह से स्ट्रोक हुई है, तो हम कहते हैं कि ये हीमोरेजिक स्ट्रोक है। तो ये डायग्नोज हो गई कि ये हीमोरेजिक स्ट्रोक है। ब्लीडिंग की वजह से, इस ब्लड वेजल की ब्रस्टिंग की वजह से ये स्ट्रोक हुई है, इसलिए हीमोरेजिक स्ट्रोक है। The diagnostic process usually require a careful history and physical examination. Diagnostic जो processes जितने भी होते हैं उन्हें किस चीज़ की रिक्वायर होती है, उन्हें क्या चीज़ चाहिए होती है, केयरफुल हिस्ट्री चाहिए होती है और केयरफुल फिज़िकल एग्जामिनेशन चाहिए होती है। अगर फिज़िकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री केयरफुली हो, अच्छे तरीके से हो, तो जो डायग्नोसिस होती है वो परफेक्ट डायग्नोसिस होती है। The history is used to obtain a person account of his or her symptoms and their progression and the factor that contribute to a diagnosis. History से क्या फ़ायदा होता है? हिस्ट्री से जो पर्सन होता है उसके अकाउंट का, मीन्स कि उसकी हालत का पता चलता है, उसके सिम्टम्स का पता चलता है और उसकी प्रोग्रेशन का पता चलता है कि ये बंदा है, ये प्रोग्रेस कर रहा है या किस तरह ये जा रहा है। तो ये चीज़ें जो होती है, हिस्ट्री का मालूम होना, ये कंट्रीब्यूट करती है, डायग्नोसिस में मदद देती है। The physical examination is done to observe for sign of altered body structure or function. फिज़िकल एग्जामिनेशन किस तरह मददगार होती है? फिज़िकल एग्जामिनेशन इसलिए की जाती है कि जो साइन होते हैं, अगर उसकी कोई बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजेस आए हैं, अगर बॉडी फंक्शन में कोई तब्दीली आई है, तो उसके साइन ज़ाहिर होंगे फिज़िकल एग्जामिनेशन से, उसके क्या होंगे, साइन ज़ाहिर होंगे। तो फिज़िकल एग्जामिनेशन और जो हिस्ट्री है, दोनों अगर अच्छे हो, अगर परफेक्टली किए जाए तो फिर डायग्नोसिस भी परफेक्ट होती है। लेबॉर्ट्री टेस्ट, रेडियोलॉजिक स्टडीज़, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, CT scan and other tests often are used to confirm a diagnosis. और ये जो दूसरे टेस्ट होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लेबॉर्ट्री टेस्ट होती है, लेबॉर्ट्री टेस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल CBC हो गया, LFTs RFTs वगैरह, इन सब को हम क्या कहते हैं, लेबॉर्ट्री टेस्ट कहते हैं। लेबॉर्ट्री टेस्ट और रेडियोलॉजिक स्टडीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सरे हो गया, MRI हो गया, इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, रेडियोलॉजिक स्टडीज़ कहते हैं। और कंप्यूटेड टोमोग्राफी, CT स्कैन जो है, CT स्कैन किसे कहते हैं, कंप्यूटेड टोमोग्राफी को कहते हैं। ये क्या होता है, इसमें जो एक्सरेज होते हैं, सीरीज़ ऑफ एक्सरे यूज़ होते हैं, एक कंप्यूटर के ज़रिए एक सीरीज़ ऑफ एक्सरेज को यूज़ किया जाता है और उसमें एक 3D इमेज पैदा होती है जो पूरे बॉडी की जा सकती है और फिर इसके ज़रिए डायग्नोसिस में हेल्प होती है। और जितने भी टेस्ट होते हैं, इनके अलावा भी जितने भी टेस्ट होते हैं, लेबॉर्ट्री टेस्ट, रेडियोलॉजिक स्टडीज़, कंप्यूटर टोमोग्राफी, जितने भी सारे टेस्ट होते हैं, ये सब जो है डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए होते हैं। क्लिनिकल कोर्स क्या होता है? द क्लिनिकल कोर्स डिस्क्राइब द इवोल्यूशन ऑफ डिजीज़। जो क्लिनिकल कोर्स होता है ये डिस्क्राइब करता है किस चीज़ को, इवोल्यूशन ऑफ डिज़ीज़ को। इवोल्यूशन ऑफ डिज़ीज़ किसे कहते हैं? डिज़ीज़ का डिस्क्लोर होना, डिज़ीज़ का पब्लिक को नोन होना, डिज़ीज़ का ज़ाहिर होना, इसको हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। तो क्लिनिकल कोर्स जो होता है ये डिज़ीज़ को क्या करता है, उसको इवोल्यूट करता है, उसको डिस्क्लोर करता है, उसको सामने ले आता है। A disease can have an acute,
सब एक्यूट और क्रोनिक कोर्स। डिजीज़ का क्या होता है, या तो वो एक्यूट होता है, या तो वो सब एक्यूट होता है, या वो क्या होता है, या वो क्रोनिक होता है। तो अब हमारे पास तीन चीज़ें आ गई, एक्यूट आ गया और हमारे साथ क्रोनिक है और सब एक्यूट है। तो ये जो एक्यूट बास डिजीज़ जो होते हैं वो एक्यूट डिजीज़ होते हैं और बास क्रोनिक होते हैं। एक्यूट डिजीज़ जो है वो तमाम डिजीज़ होती है जिनका जो ऑनसेट होता है वो सडन उनकी ऑनसेट होती है, वो सीवियर होते हैं और वो कम टाइम के लिए होते हैं। ऐसे डिजीज़ को हम क्या कहते हैं, एक्यूट डिजीज़ कहते हैं। और जो क्रोनिक डिजीज़ होते हैं उनका जो ऑनसेट होता है वो ग्रेजुअली ऑनसेट होते हैं, आराम आराम से वो अपना ऊपर आते हैं, ज़ाहिर होते हैं, आराम आराम से होते हैं। और इनका जो टाइम होता है ये लॉन्ग इनका टाइम होता है और ये लेस सीवियर होते हैं। तो ये मेजर इनकी खसूसियात है एक्यूट के और क्रोनिक के। इनको हम इनके ये जो मेजर खसूसियात है कि एक्यूट होता है, सडन ऑनसेट इसका होता है, ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है और सीवियर होता है। और क्रोनिक का अगर हम देखें तो ग्रेजुअली इसका ऑनसेट होता है, लेस सीवियर होता है और लॉन्ग टाइम के लिए होता है। तो ये दोनों तो क्लियर हो गई। अब सब एक्यूट क्या है, सब एक्यूट वो होती है जो कि एक्यूट से थोड़ा उनका टाइम जो होता है वो लॉन्ग होता है लेकिन क्रोनिक नहीं होता, क्रोनिक से शॉर्ट होता है। इस किस्म के जो डिजीज़ होते हैं वो हमारे साथ सब एक्यूट में आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक्यूट की एग्ज़ाम्पल ले तो फ्लू हो गई, यूटीआईज़ हो गए, ब्रोंकाइटिस जो है वो ये सब हमारे साथ क्या है, एक्यूट डिज़ीज़ की एग्ज़ाम्पल है। और अगर क्रोनिक डिज़ीज़ की हम एग्ज़ाम्पल ले तो कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गई, अर्थराइटिस हो गया, या इसके अलावा अगर हम कहें सीओपीडी हो गया, ये हमारे साथ क्या, ये हमारे साथ क्रोनिक में आते हैं। और अगर हम देखें तो सब एक्यूट में कौन से डिजीज़ आते हैं, सब एक्यूट में ट्यूबरक्लोसिस आ सकती है और अस्थमा जो है इनको सब एक्यूट में डाला गया है। और ये जो सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस क्या है, ये जो हार्ट की लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग, इनके इन्फ्लेमेशन को हम एंडोकार्डाइटिस कहते हैं। तो सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस जो है ये इसमें डाला गया है, सब एक्यूट डिजीज़ में डाला गया है। इनकी जो मुद्दत होती है, इनकी जो टाइम होती है, एक्यूट से ज़्यादा होती है और क्रोनिक से कम होती है। इस वजह से ये सब एक्यूट में डाले गए हैं। An acute disorder is one that is relatively severe but self-limiting। ये क्या होता है, acute disorder जो है सीवियर होता है लेकिन सेल्फ लिमिटिंग होता है, ये कम वक्त के लिए होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है। जो क्रोनिक डिजीज़ होते हैं वो क्या होते हैं, इम्प्लाइसिस कंटिन्यूस, जो जारी रहते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोसेस इनका होता है, लॉन्ग टाइम के लिए ये होते हैं। A chronic disease run a continuous course or can present with aggravation of symptom and severity of a disease and remissions, a period during which there is a decrease in severity and symptoms। तो ये जो क्रोनिक डिजीज़ होते हैं इनका बता रहा है कि ए क्रोनिक डिजीज़ कैन रन ए कंटिन्यूस कोर्स और कैन बी प्रेजेंट विथ एग्जास्पेशन। क्या होता है, ये जो क्रोनिक डिजीज़ होते हैं ये इनका कंटिन्यूस कोर्स होता है, ये लॉन्ग मुद्दत तक जारी रहते हैं। किस चीज़ के साथ जारी रहते हैं, एग्जास्पेशन किसे कहते हैं, ये जो एग्जास्पेशन होती है, एग्रावेशन ऑफ सिम्टम एंड सीवियरिटी ऑफ द डिजीज़ को कहते हैं। इसमें जो सिम्टम्स होती है वो एग्रावेट होती है। एग्रावेट मीन्स कि वो दिन ब दिन क्या होती है, ज़्यादा होती जाती है और डिजीज़ की जो सीवियरिटी है वो भी ज़्यादा एग्रावेट होती है, यानी वो बढ़ जाती है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं एग्जार्बेशन। तो क्रोनिक डिजीज़ जो होते हैं वो कंटिन्यूस कोर्स इनका होता है, बहुत लंबी मुद्दत तक जारी रहते हैं और दिन ब दिन क्या होता है, इनमें जो सीवियरिटी होती है, सिम्टम्स होते हैं वो बढ़ते हैं।
एंड रिमिशंस, और इनमें रिमिशन भी आती है, एग्जार्बेशन के साथ साथ रिमिशंस भी इनमें आती है। रिमिशंस क्या है? ए पीरियड ड्यूरिंग विच देयर इज़ ए डिक्रीज इन सीवियरिटी एंड सिम्टम। इसमें ऐसे पीरियड भी आती है कि उसमें क्या होता है, जो सीवियरिटी होता है और जो सिम्टम होते हैं वो थोड़े मुद्दत के लिए कम भी हो जाते हैं। तो क्रोनिक डिजीज़ का ये जो हमने पॉइंट पढ़ा, इसका ओवरऑल मतलब ये है कि क्रोनिक डिजीज़ जो होते हैं वो लॉन्ग मुद्दत के लिए होते हैं। कभी उनमें जो सीवियरिटी है वो बढ़ जाती है, तो कभी वो उसकी रिमिशन होती है, कभी कम होती है, कभी बढ़ जाती है, लेकिन इनकी मुद्दत जो है वो क्या होती है, लॉन्ग मुद्दत इसकी होती है। सब एक्यूट डिजीज़ इज़ इंटरमीडिएट आर बिटवीन एक्यूट एंड क्रोनिक। सब एक्यूट डिजीज़ कौन से होते हैं? ये इंटरमीडिएट होती है, जो कि दरमियाना होती है एक्यूट और क्रोनिक के। इट इज़ नॉट एज सीवियर एज एन एक्यूट डिजीज़। एक्यूट डिजीज़ जितने सीवियर होते हैं ये उतने सीवियर नहीं होते, एंड नॉट एज प्रोलॉन्ग्ड एज क्रोनिक डिजीज़, और इतने लंबे मुद्दत के लिए भी नहीं होते जितने के क्रोनिक डिजीज़ होते हैं। एक्यूट डिजीज़ की तरह ये क्या होते हैं, सीवियर नहीं होते, और क्रोनिक डिजीज़ की तरह ये प्रोलॉन्ग नहीं होते। तो इसलिए हम इनको कहते हैं कि ये सब एक्यूट डिजीज़ है। जैसा कि मैंने बताया, आस्थमा है, ट्यूबरक्लोसिस है, एंडोकार्डाइटिस है, सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस ये इसमें आती है। द कंडीशन ऑफ ए पेशेंट एट द एंड ऑफ थेरेपी। अच्छा, आउटकम किसे कहते हैं? द कंडीशन ऑफ ए पेशेंट एट द एंड ऑफ थेरेपी आर a disease process including the degree of wellness and the need for continuing care, medication, support, counseling और education। तो आउटकम क्या है? पेशेंट की वो कंडीशन है एक थेरेपी के, एक डिजीज़ प्रोसेस के एंड में, जो पेशेंट की कंडीशन होती है। एक डिजीज़ आया, पेशेंट को लगी, फिर पेशेंट ने उसके लिए जो थेरापेटिक मेजर्स थे वो किए, फिर उस डिज़ीज़ की जब एंडिंग हो जाती है तो उस एंडिंग पे जो पेशेंट की कंडीशन होती है उसको हम कहते हैं आउटकम। तो आउटकम कैसी हो सकती है? आउटकम में डिग्री ऑफ वेलनेस और नीड फॉर कंटिन्यूइंग केयर दोनों आती है। या तो डिजीज़ प्रोसेस के एंड में पेशेंट को देखते हैं तो बिल्कुल वो वेलनेस होता है, उसमें अब वो डिज़ीज़ नहीं होती, डिज़ीज़ ख़त्म हो चुकी होती है, उसको हम कहेंगे कि बस ये वेलनेस के कंडीशन पे पेशेंट आ गया है, अब इसको दोबारा मज़ीद ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। या बस ऐसे होते हैं कि थेरेपी के एंड में, डिजीज़ प्रोसेस के एंड में देखें तो उन्हें ज़रूरत होती है कि उनके केयर को कंटिन्यू रखा जाए, उनको ज़रूरत होती है कि उनके केयर को कंटिन्यू रखा जाए, उनके मेडिकेशन को कंटिन्यू रखा जाए, उनको सपोर्ट की कंटिन्यू रखा जाए, उनको काउंसलिंग की जाए, उनको मशवरे दे और उनको एजुकेशन दी जाए। तो आउटकम दो किस्म की हो सकती है, या बंदा वेलनेस की तरफ चला जाता है, वो बंदा बिल्कुल ठीक हो जाता है, या फिर उसको दोबारा केयर की ज़रूरत होती है। तो ये क्या है, एक पेशेंट का आउटकम होता है, उसका कंडीशन उस वक्त के डिजीज़ के थेरेपी के एंड में जो हम देखते हैं कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, तो वो इसकी आउटकम है। कुछ बेसिक कंसेप्ट है हमारे साथ। इन्फेक्शन बाय पैथोजन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर। इन्फेक्शन में क्या होता है, पैथोजन जो है वो मुख्तलिफ फैक्टर के ज़रिए इन्फ्लुएंस होती है। किस तरह? सबसे पहला है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। Pathogen directly interfere with cellular metabolism, render the cell dysfunction and damage cell because of accumulation of pathogenic substance and toxin production। क्या करती है ये जो जितने भी पैथोजन होते हैं वो जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म होता है उसके साथ क्या करते हैं, उसके साथ इंटरफियर करते हैं। जो हमारा सेलुलर मेटाबॉलिज्म होता है उसके साथ क्या करते हैं, उसके साथ इंटरफियर करते हैं जब बॉडी के अंदर आ जाते हैं। इंटरफियर करने के बाद रेंडर द सेल डिसफंक्शन। सेल को क्या करते हैं, सेल को डिसफंक्शन करते हैं। सेल में रेंडर मीन्स के मुहैया करना ना, तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि सेल के अंदर ये लेके आते हैं, क्या चीज़ लेके आते, डिसफंक्शन लेके आते हैं। सेल के जो नॉर्मल फंक्शनिंग थी उसको ख़त्म कर देते हैं, उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। एंड डैमेज सेल, और सेल को डैमेज कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? बिकॉज ऑफ द एक्युमुलेशन ऑफ पैथोजेनिक सब्सटेंसेस एंड टॉक्सिन्स प्रोडक्शन। क्योंकि जब ये सेल में इंटर हो जाते हैं तो इनके अंदर जो पैथोजेनिक सब्सटेंस थी ये वो रिलीज़ कर देते हैं और ये टॉक्सिन की प्रोडक्शन करते हैं। जो टॉक्सिन होता है, टॉक्सिन किसे कहते
कहते हैं? टॉक्सिन वो पॉइजन होता है जो कि लिविंग चीज़, कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगी वगैरह, ये अगर कोई लिविंग जो सेल होता है ना, फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल सेल एंडोटॉक्सिन, एक्सोटॉक्सिन सिक्रीट करते हैं, इन पॉइजन को हम क्या कहते हैं? टॉक्सिन कहते हैं। तो ये पैथोजेनिक सब्सटेंस जो होता है, ये जब सेल के अंदर आ जाता है तो वहाँ पे ये पैथोजेनिक सब्सटेंस और टॉक्सिन्स वगैरह इनकी प्रोडक्शन, इनकी रिलीज़ शुरू कर देता है। तो ये वहाँ पे एकमुलेट हो जाते हैं और इनकी एकमुलेशन की वजह से वो सेल पहले डिसफंक्शन होती है और फिर डैमेज होती है। तो ये क्या थी? पैथोजन की मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन थी कि वो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन कैसे करता है, उसे काम करने का तरीक़ा क्या होता है। जब वो इंटर होता है सेल में तो पहले सेलुलर मेटाबॉलिज्म के साथ वो इंटरफेयर करता है, फिर सेल को डिसफंक्शन करता है, उसको डैमेज करता है। किस तरह करता है? अपने टॉक्सिन, अपने पैथोजेनिक सब्सटेंसेस जो उसके अंदर होते हैं वो रिलीज़ करता है, उसके एक्युमुलेशन की वजह से सेल की डिसफंक्शन हो जाती है। वायरुलेंस क्या है? द पोटेंसी ऑफ ए पैथोजन मेयर इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म ऑफ टॉक्सिन रिक्वायर्ड टू किल ए होस्ट। ये जो वायरुलेंस है, वायरुलेंस को हम इस तरह भी डिफ़ाइन करते हैं, जो पॉइजन या डिजीज़ होती है या पॉइजन होती है, उसके हार्मफुलनेस की जो सीवियरिटी होती है उसको हम वायरुलेंस कहते हैं, कि वो कितना सीवियरली नुकसान पहुंचाता है, कितना सीवियरली वो चीज़ नुकसान पहुंचाता है, चाहे वो कोई डिजीज़ हो, डिजीज़ काजिंग पैथोजन हो या पॉइजन हो। तो यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है कि जो पैथोजन की पोटेंसी होती है, पैथोजन की जो ताकत होती है, उसकी जो पोटेंसी होती है कि वो नंबरिंग में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है टॉक्सिन की कितने नंबर में टॉक्सिन सिक्रीट करती है, कि कितने नंबर में अगर टॉक्सिन सिक्रीट करे तो वो होस्ट जो है वो उसको नुकसान पहुंचे, उसकी डेथ हो जाए। तो इसको हम क्या कहते हैं? वायरुलेंस कहते हैं, कि वो टॉक्सिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको नंबरिंग में ज़्यादा करते हैं, कि उसमें कितनी पोटेंसी है कि वो कितने नंबरिंग को ज़्यादा करे जिससे जो होस्ट हो वो किल हो। तो इस ताकत को हम क्या कहते हैं? वायरुलेंस कहते हैं। इसके बाद है इम्यूनोजेनिसिटी। तो इसमें 3 लफ्ज़ है। इम्यूनो क्या है? इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, जेन एजेंट है, और निसिटी कैपेसिटी है। तो इम्यूनोजेनिसिटी, जो इम्यूनोजन है, इम्यूनोजन हम किसे कहते हैं? जो एंटीजन होता है उसको हम इम्यूनोजन भी कहते हैं, और जो उसकी कैपेसिटी होती है उसको हम इम्यूनोजेनिसिटी कहते हैं। ये जो पैथोजन होते हैं ना, जितने भी पैथोजन होते हैं ये एंटीजन होते हैं। एंटीजन वो मॉलिक्यूल होता है, वो चीज़ होता है जो कि इम्यून सिस्टम को इन्हेंस करे, इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करे, उसे हम इम्यूनोजन एंटीजन कहते हैं, जो कि पैथोजन होते हैं। जितने भी पैथोजन होते हैं वो इम्यूनोजन होते हैं, क्योंकि वो इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं? इम्यून सिस्टम को इंड्यूस करते हैं कि इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स दे। तो द एबिलिटी ऑफ पैथोजन टू इंड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यूनोजेनिसिटी क्या है? पैथोजन की वो सलाहियत है जिस सलाहियत के ज़रिए वो इम्यून सिस्टम को इन्हेंस कर देता है, इम्यून सिस्टम को इंड्यूस कर देता है, और इम्यून सिस्टम से क्या करता है? रिस्पॉन्स लेता है। तो उसको हम कहते हैं कि इम्यूनोजेनिसिटी। टॉक्सिजेनिसिटी क्या है? ए फैक्टर इम्पोर्टेंट इन डिटरमाइनिंग ए पैथोजन वायरुलेंस सच एज हीमोलाइसिन, ल्यूकोसिडीन एंड अदर एक्सोटॉक्सिन एंड एंडोटॉक्सिन। ये वो फैक्टर इम्पोर्टेंट इन डिटरमाइनिंग ए पैथोजन, ये वो फैक्टर है कि उसमें क्या होती है, जो पैथोजन होती है, पैथोजन की ये जितने भी चीज़ें यहाँ दिए गए हैं ये हमें क्या होती है? डिटरमाइन होती है, मालूम होती है कि पैथोजन जो है, आया कि पैथोजन कितना वायरुलेंस उसमें है, जैसा कि हीमोलाइसिन है या ल्यूसिडिन है, और एक एक्सोटॉक्सिन है, एंडोटॉक्सिन है, वो कितना सिक्रीट कर रहा है, उसमें कितनी कैपेसिटी है कि ये चीज़ें वो कितने अच्छे अंदाज से कर रहा है, कितने तेज़ी से कर रहा है। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? टॉक्सिजेनिसिटी कहते हैं। और जिस माइक्रोऑर्गेनिज्म की टॉक्सिजेनिसिटी ज़्यादा होगी तो वो डिज़ीज़ भी सीवियर काज करेगी।
हीमोलाइसिन डिस्ट्रॉय एरिथ्रोसाइट्स। ये हीमोलाइसिन क्या होता है? हीमोलाइसिन एक जो एरिथ्रोसाइट होते हैं, जो आरबीसीज होते हैं, हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करता है। और ल्यूकोसिडिन या ल्यूकोसिडिन जो है ये क्या करता है? डिस्ट्रॉयज ल्यूकोसाइट, जो हमारे डब्ल्यूबीसीज होते हैं जिनको ल्यूकोसाइट कहा जाता है, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। बोथ आर प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई एंड स्टेफाइलोकोकाई। ये क्या कहाँ से पैदा होती है? ये हीमोलाइसिन भी और ल्यूकोसिडिन भी दोनों स्ट्रेप्टोकोकाई और स्टेफाइलोकोकाई पैदा करती है। और हीमोलाइसिन आरबीसीज यानी एरिथ्रोसाइट को डिस्ट्रॉय करती है, और ल्यूकोसिडिन ल्यूकोसाइट यानी डब्ल्यूबीसीज को डिस्ट्रॉय करती है। और एंडोटॉक्सिन एक्सोटॉक्सिन ये क्या होती है? ये ग्राम पॉजिटिव और ये जो एक्सोटॉक्सिन होती है ये ग्राम पॉजिटिव भी सिक्रीट करते हैं और ग्राम नेगेटिव भी सिक्रीट करते हैं जो बैक्टीरिया होते हैं। ये एक्सोटॉक्सिन जो होते हैं ये हीट लेबाइल होते हैं, मतलब कि इनको अगर हीट दिया जाए तो इनको ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन जो एंडोटॉक्सिन होते हैं वो हीट स्टेबल होते हैं, इनको बहुत हायर टेम्परेचर में जब हीट दी जाती है तब भी ये वहाँ पे ज़िंदा रहते हैं। इनमें फ़र्क ये होता है कि जो लिविंग सेल होता है, जो बैक्टीरिया का जो लिविंग सेल होता है जो लीव कर रहा है, वो एक्सोटॉक्सिन सिक्रीट करता है, रिलीज़ करता है। और जो डेथ सेल होती है, बैक्टीरिया की सेल जब डेथ हो जाती है तो उस डेथ सेल से एंडोटॉक्सिन रिलीज़ होती है। तो इनकी टॉक्सिजिनिसिटी में हम ये पढ़ते हैं कि इनकी ताकत कितनी है, मतलब कि कितने मकदार में ये चीज़ें पैदा हो रही है। और अगर ये टॉक्सिजिनिसिटी जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ज़्यादा होगी वो सीवियर काइंड ऑफ डिजीज़ पैदा करेगी। इसके बाद है पोर्टल ऑफ एंट्री। पोर्टल ऑफ एंट्री क्या है? द रूट बाय विच ए पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इन्फेक्ट द होस्ट, डायरेक्ट कंटेक्ट, इनहेलेशन, इंजेक्शन और बाइट ऑफ एन एनिमल और इंसेक्ट। जो पोर्टल ऑफ एंट्री जो रूट होता है जिसके ज़रिए पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होस्ट को इफ़ेक्ट करती है, या तो डायरेक्ट कंटेक्ट से वो रूट आ जाती है एक बंदे में, वो आ जाती है, या इनहेलेशनल रूट से चली जाती है, या इंजेक्शन से चली जाती है, या कोई एनिमल या इंसेक्ट बाइट कर लेता है उससे चली जाती है। तो ये सब क्या है? पोर्टल ऑफ एंट्री, मतलब वो तमाम रूट है जिसके ज़रिए पैथोजन जो है वो बॉडी के अंदर आ जाती है। Spread of infection is facilitated by the ability of pathogen to spread through lymph and blood। और जो इस इन्फेक्शन की स्प्रेडिंग होती है, इन्फेक्शन की फैलाव होती है, वो कब ज़्यादा होती है? वो उस टाइम ज़्यादा होगी कि जो पैथोजन है उसमें अगर ब्लड और लिम्फ के ज़रिए फैलने का जो उसकी सलाहियत है अगर वो ज़्यादा होगी, तो इसी जो पैथोजन की ब्लड और लिम्फ में फैलने की जो सलाहियत होती है, इसी वजह से डिजीज़ जो है, इन्फेक्शन जो है वो क्या होती है? स्प्रेड होती है। एंड इनटू टिश्यू एंड ऑर्गन वियर दे मल्टीप्लाई एंड काज डिजीज़। और फिर ब्लड और लिम्फ के ज़रिए वो टिश्यूज़ में और ऑर्गन में आ जाती है, वहाँ आके मल्टीप्लाई होके वो डिज़ीज़ काज कर देती है।